नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं खास बुलेटिन खबर दुनिया की। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें और आज के इस अंक में कैसी रही पीएम मोदी की जापान यात्रा, रूस यूक्रेन संघर्ष में क्या कुछ हो रहा है, ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ है, कौन सा अफ्रीकी देश सूखे की वजह से बड़ी मुसीबत में है, कितना सफल रहा नासा का डार्ट मिशन और भी बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हुए शामिल, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। पीएम ने आबे को बताया भारत जापान मैत्री में हमेशा विश्वास रखने वाला महान नेता। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ की द्विपक्षीय बैठक, आपसी हितों के मुद्दे पर चर्चा, द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के नजरिए को आगे बढ़ाने में दिवंगत शिंजो आबे के योगदान को किया गया याद। बाल्टिक सागर में रूसी गैस पाइपलाइनों में रहस्यमयी लीकेज ने बढ़ाई चिंता, नॉर्ड स्ट्रीम 1 में 2 जगह रिसाव की चेतावनी जारी। पोलैंड और डेनमार्क ने व्यक्त की तोड़फोड़ की आशंका, तो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया आतंकी कार्रवाई। यूक्रेन में रूस समर्थित जनमत संग्रह का अंतिम दिन। ब्रिटेन ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र को शुक्रवार को पुतिन द्वारा रूस में शामिल किए जाने की घोषणा की जताई आशंका। उधर यूएन मानवाधिकार आयोग ने रूस से गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग की। केन्या में भयानक सूखा, जानवरों की असमय हो रही है मौत, सिमटा चारागाह का दायरा। 3 महीने के अंदर ज़ेब्रा की सबसे दुर्लभ प्रजाति की 2% संख्या चढ़ी सूखे की भेंट। और धरती को बचाने के लिए नासा का डार्ट मिशन सफल, एस्टेरॉयड से टकराया स्पेसक्राफ्ट। प्रयोग से एस्टेरॉयड की दिशा और रफ्तार बदलने में मिलेगी मदद। और ये थी हेडलाइंस और अब सबसे पहले देख लेते हैं खबरें एशिया महाद्वीप से। बात पीएम मोदी की जापान यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार आयोजन में शिरकत की। पीएम मोदी ने अपने संदेश में आबे के साथ रिश्तों को याद कर इसे एक अपूरणीय क्षति करार दिया। उन्होंने दिवंगत आबे की पत्नी से भी मुलाकात की और उनके साथ संवेदना व्यक्त की। टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार का आयोजन। दुनिया के 48 देशों के राष्ट्र प्रमुख, प्रतिनिधि और नेता शोक संवेदना जताने और आखिरी विदाई देने टोक्यो पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भारत की ओर से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लिए शोक व्यक्त किया। जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब आबे शान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने के नौबत आएगी। टोक्यो के बुडोकॉन में इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिंजो आबे की 8 जुलाई को जापान में ही एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत के साथ सहज लगाव और वैश्विक बहुउद्देशीय मंचों पर साझेदारी जग जाहिर था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे का आपसी विश्वास भी एक राजनयिक कूटनीतिक रिश्तों से आगे था। दोनों नेताओं की आपसी समझ साझेदारी की वजह से ही दोनों देशों के रिश्ते 2+2 तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी चाहे जापान दौरे पर गए हों या फिर शिंजो आबे भारत के दौरे पर आए हों, दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच जो सहजता, विश्वास और आत्मीयता दिखी, उसका असर भारत जापान के रिश्तों पर भी दिखाई दिया।
दोनों देशों के बीच जारी रणनीतिक, आर्थिक और वैश्विक साझेदारी के साथ ही सांस्कृतिक रिश्तों को भी नए आयाम मिले। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने जहां राजकीय अंतिम संस्कार में शिरकत की, तो वहीं उन्होंने दिवंगत जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी आकी आबे से भी मुलाकात कर शोक जताया। जापान से अरुण शर्मा और रवि धीमान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा से टोक्यो में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने में जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के योगदान को याद किया। दोनों नेताओं ने रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में काम करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई और इस दौरान कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष फूमियो किशिदा से द्विपक्षीय मुलाकात की। टोक्यो में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान भारत जापान रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने में दिवंगत शिंजो आबे के योगदान को याद किया गया। पीएम मोदी और पीएम किशिदा ने दिवंगत शिंजो आबे द्वारा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत और व्यापक करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते रहने की बात कही। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भारत जापान साझेदारी को मजबूत करने और एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के नजरिए को आगे बढ़ाने में जापान के पूर्व पीएम दिवंगत शिंजो आबे के योगदान को याद किया। भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से आबे शान को मिस कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दिवंगत शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान आने पर पीएम मोदी का आभार जताया। जापानी प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वो भारत जापान रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करते रहेंगे। स्वर्गीय आबे शिंजो के राजकीय शोक सभा के लिए आने पर धन्यवाद। इसके अलावा पूरे भारत में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक रखे जाने पर भी धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी, आपने पूर्व प्रधानमंत्री आबे के साथ जापान भारत संबंध को नए स्तर तक पहुंचाया। ऐसे राजनयिक उपलब्धियों को और आगे बढ़ाते हुए मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत को साकार करने के लिए मैं आपके साथ निकट सहयोग करता रहूंगा। वार्ता के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूहों और संस्थानों में मिलकर काम करते रहने की बात भी कही। टोक्यो में रवि धीमान और अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के संघर्ष में क्या कुछ हो रहा है। यूक्रेन में रूस समर्थित जनमत संग्रह पूरा हो गया, वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। रूसी मीडिया में 96% रूस के पक्ष में मतदान का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। जनमत संग्रह को अवैध बताते हुए हालांकि यूक्रेन ने इसकी कड़ी निंदा की है। मंगलवार को रूस समर्थित जनमत संग्रह का 5वां और अंतिम दिन था। यूक्रेन के अलगाववादियों के नियंत्रण वाले लुहांस और दोनेत्स्क और रूस के कब्जे वाले खेरसन और ज़ेपोरिज़िया में कई लोग अपनी राय व्यक्त करने मतदान केंद्र पहुंचे। रूसी प्रशासन द्वारा जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है स्थानीय लोगों का समूह मतदान केंद्रों पर जनमत संग्रह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है। यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों ने जनमत संग्रह को अवैध बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है, साथ ही इसे किसी भी हालत में मान्यता देने से इनकार किया है।
इस बीच ब्रिटिश रक्षा विभाग ने संभावना व्यक्त की है कि शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन संसद को संबोधित करते हुए यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों के रूस में शामिल किए जाने की घोषणा कर सकते हैं। वहीं यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से अवैध रूप से कराए जा रहे जन्म संग्रह पर रूस को दंडित करने के लिए उस पर अधिक आर्थिक पाबंदियों को बढ़ाने की अपील की है। साथ ही यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि रूस इस तरह की चालबाजियों से युद्ध के मैदान में कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। इन कार्यों और पुतिन के फैसलों का युद्ध के मैदान पर यूक्रेन की राजनीति, कूटनीति और कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति पुतिन के सैनिकों की आंशिक तैनाती के आदेश के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का कहना है इस सिलसिले में अब तक 2300 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि अभी भी कितने लोग हिरासत में हैं। आयोग ने गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। इस बीच सैनिकों की तैनाती के आदेश के तहत एक नया दस्ता सेंट पीटरबर्ग से युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना हुआ। प्रस्थान समारोह में कमांडर ने नए रंगरूटों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं नालचिक में एक महिला सैनिकों की आंशिक तैनाती के आदेश पर अधिकारियों के साथ उलझती हुई दिखी। गुस्से में महिला तेज तेज कह रही थी कि हम कब्जाधारी हैं, यूक्रेन लंबे समय से यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया है कि किसानों को भी सेना में शामिल किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये फैसला 2023 की फसल के लिए संभावित जोखिम का संकेत है। पुतिन ने यह भी बताया कि रूस 2022 में 100 मिलियन टन गेहूं सहित 150 मिलियन टन की रिकॉर्ड अनाज फसल की कटाई के लिए तैयार है। आंशिक तैनाती के तहत किसान भी सेना का हिस्सा होंगे। किसान परिवारों की सहायता के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों द्वारा दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी शहर ज़ैपोरोजिया को निशाना बनाने का दावा किया है। यूक्रेन ने कहा कि रात भर में करीब 10 S-300 मिसाइलें दागी गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं रूस छोड़कर जाने वालों की सिलसिला भी जारी है। रूस से जॉर्जिया जाने वाली सड़क पर कारों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो एक तरफ तो ये जनमत संग्रह पर रार है दोनों देशों के बीच, और उधर बाल्टिक सागर में रूसी गैस पाइपलाइनों नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1 में 2 बड़े रिसाव की खबर ने हलचल पैदा कर दी है। पोलैंड और डेनमार्क ने इस मामले में तोड़फोड़ की आशंका जताई है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे आतंकी कार्रवाई करार दिया है। बाल्टिक सागर से गुजर रही नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन में गैस लीक की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि लीकेज स्वीडन और डेनमार्क के करीब हुआ है। यूरोपीय देश रिसाव के कारण का पता लगाने में जुटे हुए हैं। स्वीडन प्राधिकरण ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 में आई रिसाव के खबर के बाद नॉर्ड स्ट्रीम 1 जगह लीक की चेतावनी जारी की है। ये दोनों पाइपलाइन मॉस्को और यूरोप के बीच बढ़ती ऊर्जा लड़ाई में मुख्य बिंदु रही है। इससे यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को भारी धक्का पहुंचने के साथ साथ गैस की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। हालांकि लीक के समय यूरोप की गैस की आपूर्ति ठप, लेकिन दोनों पाइपलाइनों में कम दबाव की गैस मौजूद है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि रिसाव के कारण पर अटकलें लगाना जल्दबाजी होगी। आयोग ने कहा कि ईयू स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और अब तक यूरोप की आपूर्ति की सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। हम उनके साथ निकट संपर्क में रहेंगे, लेकिन वास्तव में यह अनुमान लगाने का समय नहीं है कि संभावित कारण क्या हो सकते हैं। जर्मनी की संघीय नेटवर्क एजेंसी ने कहा रिसाव उनके क्षेत्र में नहीं हुआ है। साथ ही एजेंसी ने सवाल उठाया है कि क्या ये हादसा है या कुछ और, लेकिन साथ ही अटकलबाजियों से बचने की सलाह दी है। वहीं पोलैंड ने इसे तोड़फोड़ की घटना करार दिया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर किसी ने ये किया है तो किसने? अगर ये दुर्घटना नहीं है, यह सब अत्यधिक अटकलबाजी है। हालांकि क्रेमलिन ने बाल्टिक सागर में रूस द्वारा निर्मित नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों के नेटवर्क को हुए नुकसान के पीछे तोड़फोड़ की साजिश से इनकार नहीं किया। इससे पहले नेटवर्क के संचालक ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रणाली में एक दिन में 3 जगह पर हुई अभूतपूर्व क्षति की बात कही थी। ये बात तो साफ है कि पाइपलाइन को नुकसान हुआ है। जांच रिपोर्ट के आ जाने से पहले हम किसी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन से आपूर्ति को रोकने से पहले गैस सप्लाई में
ये कहते हुए कटौती कर दी थी यूरोपीय प्रतिबंधों के कारण इसकी मरम्मत में दिक्कत आ रही है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनकर तैयार है, लेकिन इससे अभी भी आपूर्ति शुरू नहीं हुई है। जर्मनी ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले योजना को रद्द कर दिया था। और अब अमेरिकी महाद्वीप से जुड़ी खबरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के साथ साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। एस जयशंकर ने कहा कि बैठक में दोनों देशों ने अपने राजनीतिक समन्वय, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों और वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग पर आकलन का आदान प्रदान किया और कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। When it comes to critical and emerging technologies, we both see the value of expanding trusted research. Our national security, our economic security, our technology security are all enhanced by closer collaboration. It is also in our mutual interest to facilitate the development and mobility of talent. We agreed that impediments in this regard should be addressed. There is a keen interest in India's national education policy, and we will explore how that can best serve to expand our partnership. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठक में हिस्सा लिया और अब द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बैठकें कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। समुद्री चक्रवात यान ने क्यूबा में दस्तक दे दी है। अब यह बहुत तेजी के साथ फ्लोरिडा की ओर चल पड़ा है। ऐसे में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। यह चक्रवात प्रचंड होता जा रहा है। अनुमान है कि जब यह चक्रवात फ्लोरिडा के तट पर पहुंचेगा तब तक ये वर्ग 4 के चक्रवात में तब्दील हो चुका होगा। न्यूनतम गति इसकी करीब 205 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह तूफान तेज गति के साथ उत्तर की ओर बढ़ रहा है। बुधवार तक इसके मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के तट पर पहुंचने के आसार हैं। और अब खबर अफ्रीका महादेश से। बात अफ्रीकी देश केन्या की, जहां पर भयानक सूखा पड़ा हुआ है और इस सूखे की वजह से जानवरों की असमय मौत हो रही है, क्योंकि उनके चारागाह का दायरा सिमट गया है और 3 महीने के अंदर ही जो ज़ेब्रा की सबसे दुर्लभ प्रजाति है उसकी 2% आबादी इस सूखे की भेंट चढ़ चुकी है। सूखा ऐसा कि इंसानों के साथ साथ जानवर भी बेहाल हैं। मनुष्य तो जैसे तैसे खाने का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन उन पशुओं का क्या जो घास पात पेड़ पौधे पर निर्भर हैं। कीनिया पिछले 4 दशक के सबसे भयावह सूखे की मार झेल रहा है। पिछले 3 महीनों में ज़ेब्रा की सबसे दुर्लभ प्रजाति की करीब 2% आबादी इस भीषण सूखे की भेंट चढ़ गई है, जबकि इस अवधि में 25 गुना अधिक हाथियों की जान चली गई है। जंगलों या चरागाहों में चारा उपलब्ध न होने के कारण जानवर शहरों या इंसानी आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। भूखे प्यासे जानवरों की भिड़ंत जब इंसानों से होती है तो सबको पता है कि नुकसान ज्यादा किसका होता है। वन्य जीवों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप के बिना या बारिश का मौसम फिर से विफल हो जाता है तो कई हिस्सों में जानवरों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। ग्रेवी ज़ेब्रा आमतौर पर मैदानी ज़ेब्रा से बड़ा होता है। शरीर पर धारियां अधिक संक्रिय होती हैं, जबकि कान चौड़े होते हैं। इस प्रजाति के दुनिया भर में 3000 ज़ेब्रा ही बचे हैं। इसमें से 2500 अकेले कीनिया में हैं, जबकि 1980 में ये संख्या करीब 17,000 के पास थी। जून से करीब 40 ज़ेब्रा की मौत हो चुकी है। हम 24 घंटे खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके अस्तित्व को बचाया रखा जा सके। ग्रेवी ज़ेब्रा के संरक्षण से जुड़ी एक संस्था ने तेजी से विलुप्त होती इस प्रजाति को बचाने का बीड़ा उठाया है। सूखे ग्रस्त इलाकों में ये संस्था इन्हें घास, गुड़, नमक और कैल्शियम का मिश्रण इन्हें मुहैया कराने का प्रयास कर रहा है। इससे मौतों में कमी तो आई है, लेकिन पूरी तरह से रुकी नहीं है। दक्षिणी कीनिया भी कुछ ऐसी ही स्थिति से दो चार है। ताज़ा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सामान्य दिनों की तुलना में इस साल सितंबर में
मृत्यु या कमजोरी के कारण अपने पैरों पर ना खड़े हो पाने वाले जानवरों का आंकड़ा 8 गुना बढ़ा है। इस दौरान 50 हाथियों को भी मृत या लापता दर्ज किया गया है। संस्था स्थानीय जमींदारों के साथ संरक्षण क्षेत्रों और ओम्बोसेली पारिस्थितिकी तंत्र के खुले मैदानों की रक्षा के लिए काम कर रहा है। यह पूरी तरह से बारिश के पैटर्न पर निर्भर है और आप जानते हैं कि ये एक अंधेरी दुनिया है। यहाँ तक कि यह सोचने की कोशिश कर रहा है कि बारिश नहीं हुई है, मुझे नहीं पता क्या होगा। जगह जगह जानवरों के शव बिखरे पड़े हैं, दुर्गंध दूर तक फैली हुई है। सिर्फ सूखा ही नहीं बल्कि शिकारी भी दुर्लभ प्रजातियों की इन जानवरों की जिंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि संकट अकेले सूखे के कारण ही नहीं, चरागाह का घटता दायरा भी है और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सूखे से उबरना कठिन होता जा रहा है। अक्टूबर और नवंबर में बारिश की उम्मीदें की जा रही हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि वहां पर बारिश जल्दी ही होगी और केन्या को इस सूखे से निजात मिलेगी। अब रंग बिरंगी दुनिया की रोमांचक खबरें। बात नासा के खास प्रयोग की। धरती को बचाने के लिए नासा का डार्ट मिशन सफल रहा है। एस्टेरॉयड से स्पेसक्राफ्ट को इस प्रयोग के तहत टकराया गया और इस प्रयोग से एस्टेरॉयड की दिशा और रफ्तार बदलने में मदद मिलेगी। फुटबॉल स्टेडियम के बराबर डिमॉर्फोस से स्पेसक्राफ्ट के टकराते ही प्रोजेक्ट डॉट से जुड़ी नासा की टीम खुशी के मारे उछल पड़ी। यह वैज्ञानिकों के लिए एक जश्न मनाने का पल था। वैज्ञानिक के साथ दुनिया दिल थामकर अंतरिक्ष के इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बन रहे थे। टक्कर होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। दरअसल धरती को भविष्य में अगर कोई चुनौती मिलेगी तो वो है एस्टेरॉयड। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग। मंगलवार को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नासा ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इतिहास रच दिया। नासा ने पहली बार किसी प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट यानी डॉट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। भविष्य में अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए खतरा बनता है तो काफी पहले ही उसकी दिशा बदली जा सकती है। एस्टेरॉयड की दिशा और रफ्तार बदलने वाला नासा का ये प्रयोग कामयाब रहा। हालांकि इस टक्कर का अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है। परीक्षण शानदार रहा। यह वास्तव में वह सब कुछ था जिसकी हमें उम्मीदें थी और यहाँ तक कि ईमानदारी से ज्यादा। हम इन छवियों को देख रहे थे क्योंकि हम डेमोफोर्स के करीब और करीब आ गए थे। उन सतह की विशेषता और वे फोकस में आए। मुझे लगता है कि हम सभी को पहले से सफल होने की उम्मीदें थी और हुआ भी वही। धरती पर लोग अब आराम से सो सकते हैं क्योंकि अब उनके पास एक बेहतरीन प्लैनेटरी डिफेंस सॉल्यूशन है। डेमोफोर्स एक बड़े एस्टेरॉयड डीडीमोस का चक्कर लगाता है। शोधकर्ता डीडीमोस के चारों ओर डेमोफोर्स की कक्षा में बदलाव का अध्ययन करके मिशन की सफलता को पाता है। अंतिम परिणाम जल्दी दुनिया के सामने आएंगे। नासा के मुताबिक सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ। डॉट डिमोफोर्स नामक एक एस्टेरॉयड करीब 22 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक की रफ्तार से टकराया, जिसकी चौड़ाई 160 मीटर है। डॉट का कैमरा एस्टेरॉयड के साथ टक्कर तक प्रति सेकंड हर तस्वीर धरती पर भेज रहा था। टकराने के बाद स्पेसक्राफ्ट और उस पर लगा कैमरा दोनों नष्ट हो गए। हालांकि डिमोफोर्स नाम के इस एस्टेरॉयड से धरती के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन इस मिशन की सफलता मानव के भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। टक्कर से ठीक पहले डॉट मिशन ने डिमोफोर्स और डीडीमोस के वातावरण, मिट्टी, पत्थर और संरचना की भी जांच की। मिशन में काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक का उपयोग किया गया। लोगों ने वास्तव में वर्षों से इस पर काम किया है। कई अलग अलग सिमुलेशंस का परीक्षण किया है। टीम ने 2 लाख से अधिक तस्वीरें ली। 10 महीने तक उस हर छोटे छोटे रास्ते को जांचने के लिए अंतरिक्ष यान किस तरह से आगे बढ़ा, हमने इस पर नजरें रखी। ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में सब कुछ जानते थे। आप वास्तव में इस सूत्रधार को देख सकते हैं जिसे मानवता ने पहले कभी नहीं देखा है।
आमतौर पर ज्यादातर एस्टेरॉयड्स और धूमकेतु खतरनाक नहीं होते और न कभी भविष्य में होंगे, लेकिन इन्हें संभावित खतरे की सूची में रखा गया है। नासा ने पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे ही 8000 से ज्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया है, यानी ऐसे पत्थर जो धरती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें से कुछ एस्टेरॉयड्स 460 फीट व्यास से भी बड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से एक भी एस्टेरॉयड्स धरती से टकराता है तो लाखों किलोमीटर जमीन पर मौजूद आबादी को खत्म कर सकता है। तो उम्मीद के मुताबिक ही कामयाब रहा नासा का ये डार्ट मिशन। और इसी के साथ आज के खबर दुनिया की में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।